गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिमालय के मुख्य ऊंचाई के आधार पर डिविजन्स देखे थे, महान, मध्य और लघु, आंतरिक, मध्य और बाह्य, या हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। ठीक है, इसी में बच्चों हम इसको यदि प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं, मतलब रीजनल, जैसे हमारे जो राज्य हैं उनके आधार पर, तो इसमें आता है पंजाब हिमालयस, कुमायूं हिमालयस और नेपाल हिमालयस तथा असम हिमालयस। तो इस तरह से भी आपको याद करने की संभावना है इसमें पूरी, क्योंकि पंजाब हिमालयस में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी का जो विस्तार है, रिवर सतलुज तक, इंडस से सतलुज तक, ये 560 किलोमीटर का है। और सतलुज के पश्चिम की ओर जो श्रेणियाँ हैं वो कम ऊंची होती हैं। ठीक है, इन मुख्य श्रेणी में टाटाकुटी, ब्रह्मा सकल और कुछ शिखर 6000 मीटर से ऊंचे हैं। प्रमुख दरें हैं, फिर से बता देती हूँ दरों में, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला और बुर्जिल दरें। ठीक है, और जोजिला दर्रा तो बच्चों हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड वाला क्षेत्र है, और ये जोजिला जो है यही श्रीनगर से लद्दाख के अंदर एंटर होने का एकमात्र रास्ता था पहले। अब तो मनाली साइड से भी हो गया है, पर जोजिला वॉज द मेन पास फॉर ट्रैवल एज अ टूरिस्ट और एज अ आर्मी जवान्स, जो भी कह लीजिए, वो रूट था एक। इसको बोलते हैं हाईवे नंबर A1। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाईवे नंबर A1। और ये जो है जोजिला पास, इसकी भी अपने आप ओपन करने की बड़ी अच्छी मज़ेदार हिस्ट्री है, वो कभी मैं आपको बताऊंगी, वक्त लगेगा तो इस प्रकार से यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं वो बिल्कुल उजाड़ हैं, निर्जन हैं, शुष्क हैं, मतलब स्कैंटी हैं, विदाउट एनी ह्यूमन सेटलमेंट हैं, और पूरे टाइम बर्फ़ से ढकी होती हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 months। और इनके दक्षिणी ढाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड टाइप करते हैं, मतलब अपरदित होते रहते हैं, और आर्द्र हैं और सघन वन वाले भी हैं। पर शुष्कता के कारण जो पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब हिमालय में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पे मिलती है, तो हायर। जैसे पहले कांगड़ा वॉज इन पंजाब, तो धौलाधर पहाड़ियाँ जो थी वो पंजाब की कहलाती थी। उसी आधार पर हम इसको अभी पंजाब हिमालयस के अंदर ही शामिल कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है कुमायूं हिमालयस, प्रादेशिक आधार पर। ये सतलुज नदी से लेकर काली नदी नेपाल के अंदर से निकलती है। 320 किलोमीटर का एरिया है, बहुत ही धार्मिक महत्व का एरिया है। यहाँ पर नंदा देवी, बद्रीनाथ या बंदरपूंछ, केदारनाथ, त्रिशूल, चौखंबा, गंगोत्री, नीलकंठ, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पीक्स हैं जो ऑलमोस्ट 6000 6500 मीटर से ऊंची हैं। ठीक है, यहाँ से जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, तो वहाँ से गंगा रिवर निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर निकलती है। और यहाँ पर बच्चों जो है पूरा ये एरिया क्वार्ट्स, सिस्ट और स्लेट और नीज से बना हुआ है। इसमें प्राचीन काल में अनेक झीलें थीं जिनके अभी तक अवशेष आप देख सकते हैं। नैनीताल, भीमताल, नकुचिया ताल, सात ताल, ये थोड़े से इसके एग्जाम्पल हैं। और रूपकुंड के आसपास भी काफ़ी छोटी छोटी झीलें हैं और घास के बड़े मैदान हैं। अब नेपाल हिमालय जो हैं, काली से तिस्ता नदी आपकी है सिक्किम के बॉर्डर पे और अरुणाचल के बॉर्डर पे, मेघालय में आकर के ये एक खड्डे में से, गॉर्ज में से निकल करके फिर एकदम ज़मीन में समतल भाग में प्रवेश करती है। और इसकी बहुत उछल के इसकी तरंगें, उछल के लहरें, पानी इसका बहुत उछलता है, इसलिए इसको चंचल नदी भी कहते हैं। तो नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर लंबे हैं, कहाँ से? काली नदी से लेकर के और तिस्ता नदी तक, और इनकी औसत ऊंचाई 6250 है। पर बच्चों इसमें जो परमानेंट माउंटेन पीक्स हैं हिंदुस्तान की, नेपाल की, वो है आपका माउंट एवरेस्ट, और हमारे इसमें आता है माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल, परंतु कंचनजंगा, धौलागिरी और ये मकालू और चो ओयू और कुटुंग, अन्नपूर्णा, ये सारी इसमें भारत और नेपाल के बीच में है। परंतु नेपाल में इनका मुख्य भाग है, पर्वत विश्व की सबसे बड़ी श्रेणी यहाँ पर है एवरेस्ट, इसलिए हमने इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन के आधार पर, भौगोलिक प्रादेशिकता के आधार पर इसको हमने नेपाल हिमालयस बोला है। और इनमें भी चूना पत्थर, शैल, स्लेट जिसको बोला, स्लेट, चिका मिट्टी, ये क्वार्ट्जाइट, बालू पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है। चौथा है असम हिमालयस,
ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र लास्ट नेफा बॉर्डर जो है अपने भारत का है, अरुणाचल वाला क्षेत्र, वहाँ तक आप मैप देख सकते हैं। और इसमें इनका जो श्रेणियाँ हैं, इनका ढाल बहुत तीव्र है, पश्चिम की ओर मंद, पूर्व की तरफ ढाल बहुत तीव्र है और पश्चिम की तरफ बहुत मंद है। और लघु हिमालय ये बहुत ही अतिरिक्त ये लघु हिमालय के रूप में है। बहुत इसकी प्रमुख शिखरें या पीक्स हैं, कुला कांगड़ी जो 7,554 मीटर ऊंची है, चमोलहारी 7,314 मीटर है, कबारू, पोहनी आदि हैं। और जनजातियों के नाम के आधार पर असम हिमालयाज़ का हमने बहुत सारा नाम दिया है, जैसे आका, धनसिरी, दफला, मिरी, अमोर, मिशी, ये सब आपको अराकान योमा श्रेणी जो है उसमें आपको देखने को ये पीक्स मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रादेशिक आधार पर ये हमारी हिमालयाज़ की मेन 4 प्रकार के हैं। अब बच्चों आता है हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति पे ये प्राचीन कैम्ब्रियन शैल से निकलकर नवीनतम आयोसीन युगीन चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। मतलब इसकी संरचना नवीन वलित पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व के बने हुए हैं। और इनमें वही हम महान हिमालयाज़, कुमाऊँ, गढ़वाल सारा देख चुके हैं। और पश्चिम में हम आसाम हिमालयाज़ या अराकान योमा तक की जो सारी ये पीक्स हैं, आका, धनसिरी, दफला, मिरी, आमोर, मिशिमी, ये हम देख चुके हैं या आप जान चुके हैं उनके नाम। तो इस प्रकार से ये स्थिति श्रेणियाँ मिला करके हमारी इसकी उत्पत्ति हिमालयस की बहुत अलग तरह से हुई है। मतलब पहला तो इसमें क्लासिफिकेशन आएगा वलित पर्वतों के रूप में। वो कैसे वलित पर्वतों के रूप में? क्योंकि टेथिस सागर के अंदर पूरी एशिया की जो नदियाँ थीं, ऐसा माना जाता है, सप्तद्वीप की जो नदियाँ थीं वो सारी इसमें गिरती थीं। उनका तलछटी जमाव हुआ और तलछटी जमाव के आधार पर हिमालयाज़ की उत्पत्ति हुई। अब बच्चों इसमें क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ, टर्शरी क्रम में ये जम्मू की जो पहाड़ियाँ हैं बाहर की, यानी शिवालिक्स जो हैं, पीर पंजाल जो हैं और जांस्कर का थोड़ा भाग, ये आपका टर्शरी एज में जुड़ा। और टर्शरी एज में ये घाटी पूर्णतः पैलेजॉइक शैलों से निर्मित थी। फिर मध्यवर्ती हिमालय में स्पीति, लाहौल स्पीति, हिमाचल का जो क्षेत्र वाले हिमालयाज़ हैं वो कैम्ब्रियन और क्रेटेशियस युग में मिले, क्रेटेशियस, और शैलों और जीवाश्म की यहाँ प्रचुरता थी। परंतु अब इसमें क्या हुआ सर, स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा हुआ कि स्वेस, बुराड़, कोबर, फॉक्स, वेडल, स्वेडनहेडिन और हीम, वापस से बोल रही हूँ, स्वेस, बुराड़, कोबर, फॉक्स, वेडल, स्विस, हेडिन, हीम तथा भारतीय विद्वान वाडिया साहब, जिनके नाम पर हमारा हिमालयन इंस्टीट्यूट है देहरादून में, हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, माउंटेनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो वाडिया साहब के नाम पर ही है, बहुत ग्रेट जोग्राफर। तो इस प्रकार से इनका योगदान हुआ है और इन्होंने अलग अलग कालखंडों को देखते हुए हिमालय के बारे में बताया। जैसे एडवर्ड स्वेस ने बताया कि वलन के संपीडात्मक बल के कारण हुआ, क्योंकि पर्वतों की उन्नति के लिए सबसे मूलभूत आधार है भूसन्नति। भूसन्नतियाँ क्या होती हैं? सक्रे, लंबे, छिछले, तलछटी जमाव, अवसादों के जमाव के साथ धसाव की प्रक्रिया, उठाव और धसाव, यानी लॉन्ग, नैरो, शैलो डिपोजिशंस एज इन फॉर्म ऑफ सबडक्शन एज वेल एज एमर्जेंस। उठाव के साथ धसाव की प्रक्रिया वाले जो आकार हैं वो भूसन्नति कहलाते हैं। परंतु भूसन्नतियों से इतने बड़े में इतने लंबे चौड़े हिमालयाज़ नहीं बन सकते थे। इसलिए इस सिद्धांत को, इस थियरी को, जेसन क्लाइन थियरी को, भूसन्नति सिद्धांत को हिमालय उत्पत्ति या पर्वतों की उत्पत्ति के अंदर वर्तमान में पूर्णतः नकारा गया है। पर ये प्रथम प्रयास था। तो उन्होंने कहा संपीडात्मक बल के कारण, ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स की वजह से अंगारा प्रदेश और गोंडवाना प्रदेश ये 4 लैंड्स बन गए और परस्पर ये एक दूसरे की तरफ खींचते हुए आए। जैसे अपन रबड़ खींचते ना और रबड़ को छोड़ दें तो धीरे धीरे करके चटाक से हाथ पे लगता है, पर उसको धीरे धीरे करेंगे तो वो स्क्वीज़ होता है। इस प्रकार का संपीड़न बल, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाए सारे फोर्सेस, तो संपीड़न बल के साथ टेथिस में अवसादों के अंदर संपीड़न बल उत्पन्न हुआ और 2 बड़ी हुई सींगें
जैसे दिल्ली रिज और मेघालय पठार, पश्चिम से पूर्व तक 3 क्रमिक अर्धचंद्राकार श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है। संपीड़न बल हुआ टेथीज के अंदर, 2 जैसे सींग होती है ना, एक तो दिल्ली वाली रिज बनी और एक मेघालय, मतलब एक पूरब में एक पश्चिम में रिज बनी और 3 विस्तृत अर्धचंद्राकार श्रेणियों का निर्माण हुआ। परंतु ये पूरी तरह अमान्य सिद्धांत है। ऐसे आर्गंड EARGAND आर्गंड ने भी प्रायद्वीपीय भारत को और अरब प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर की तरफ प्रभावित माना और उन्होंने कहा कि दृढ़ भूखंड था ये, अंगारा लैंड, चीनी भूखंड, सार्डिनियन मैसिव एक्चुअली होगा मेन वर्ड है ना, और रूसी प्लेटफॉर्म, और ये टेथिस सी में जो मलबा था उसमें संपीड़ित हुए, मतलब उसकी तरफ खिंचे टेथिस सागर की तरफ, और उनमें बलन उत्पन्न हुआ और हिमालय बने। और इसी कारण से मतलब ये जो आर्गिड महोदय का जो सिद्धांत रहा, सोच रही, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की सफलता ने इस विचार को बहुत ज़्यादा मान्यता दी। ठीक है। अब कोबर का जो था वो सिद्धांत बिल्कुल ही अग्र पर्वत बताया उन्होंने, जेसन क्लाइन सी बताया, सब कुछ बताया, और पूर्व से पश्चिम तो उनके पर्वत सिद्धांत जो है कोबर का ये बहुत सही व्यक्त करता है, पर उत्तर से दक्षिण के पर्वतों का जैसे रॉकीज एंडीज इनके बारे में ये सही व्यक्त नहीं करता। और उन्होंने भी कहा कि आपस में 2 फोर फंड्स जो हैं आमने सामने आएंगे, वही संपीड़न बल होगा और उसके साथ अग्र पर्वत श्रेणियाँ बनेंगी, और जहाँ पर वलन पहले पड़ेगा उस जगह पर। तो इस प्रकार से बच्चों वुराट का सिद्धांत जो है वो हिमालय पर्वती की उत्पत्ति में संकुचन सिद्धांत के माध्यम, कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से ही उसको डेवलपमेंट मिला। उन्होंने कहा पृथ्वी जो है धरातल के नीचे अपेक्षाकृत बहुत ठंडी गति से शीतल हो रही थी, और उसके क्या हुआ कि अंदर की परत एकदम सिकुड़ गई और ऊपर की परत थोड़ी गर्म रही। सिकुड़ने से उन्होंने धंसाव हुआ और विखंडित टुकड़े हुए, विस्थापित हुए ऊपर के सियाल के भाग या परपटी के, और इस प्रकार से जमाव हुआ उनमें सबडक्शन के कारण, विखंडित होने के कारण, और शिवालिक पर्वतों का निर्माण हुआ, जो कि टोटली गलत है। और पेस्को महोदय, फॉक्स और बैडल, हीम, वेजर, होम्स, अब होम्स का संवहनी धाराओं का सिद्धांत तुमको पता है बेटा, इन्होंने भी अलग अलग तरह से सिद्धांतों को दिया, पर ये बहुत उन्नत सिद्धांत नहीं रहे, क्योंकि पेस्को महोदय का सिद्धांत इसलिए माने रहा था कि उन्होंने 12 करोड़ वर्ष पूर्व से पृथ्वी के ठंडे महासागर महाद्वीपों के विभिन्न भागों को, भूखंडों को, जिसमें पैंजिया पैंथेलासा वैगनर की थ्योरी को लेते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज के लिए जबकि ये सिद्धांत भी इतने माने नहीं हैं, वर्तमान में है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जिसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लेट टेक्टोनिक में मैं ये चाहो तो 2 लाइन में बता सकती हूँ आपको, पर कल देखेंगे।